देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, पहले इसको हम जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वो चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में लिखते हैं, लेकिन बिना अर्थ को बदले हुए। मतलब किसी वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बिना अर्थ बदले, या एक वाक्य का बिना अर्थ बदले दूसरे रूप में लिख देना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बहुत सी विधियां हैं, जिसमें एक विधा है एडवर्ब टू को हटा करके। एडवर्ब टू, टू का अर्थ होता है अधिक से होता है, जिसका मतलब अधिकता दर्शाता है। एक ऐसा समझ लीजिए कि बिना अर्थ बदले कैसे कहा जा सकता है कि मतलब रूप बदल गया। जैसे अगर कहा जाए कि यू आर फूल, ये कहा दिया जाए कि यू आर फूल, तुम मूर्ख हो, तो अगर इसको हमें बिना अर्थ बदले, अर्थ नहीं बदलना है, वाक्य का रूप चेंज कर देना है, यानी यू आर फूल ये आपका अफर्मेटिव है। अगर इसको हमें निगेटिव कर दें, कहा जाए कि इस वाक्य को निगेटिव करिए और अर्थ ना बदले, तो आपको कहना होगा यू आर नॉट इंटेलिजेंट, कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। इसका मतलब यही हुआ कि जब तुम बुद्धिमान नहीं हो तो मूर्ख हो, है ना। तो इसी तरह इसको हम देखेंगे। पहला रूल इसमें है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिमूविंग एडवर्ब टू, मतलब ये एडवर्ब टू को हटा दिया जाए। कोई भी वाक्य है, इसमें देखिए एक वाक्य हमने लिया पहले कि ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, आपने लिखा है कि रिमूव करना है आपको, यानी टू को हटाना है। तो हम टू की जगह पर सो लिखते हैं, सो, और इसको भी हटाएंगे। इसकी जगह पर हमको दैट का प्रयोग करना होगा, और इसके बाद फिर हम इसका जो है सब्जेक्ट ही वहाँ पे लिखेंगे। और देखिए अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो इधर हम कैन का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट टेंस में होगा तो कुड का प्रयोग करेंगे। भाव के अनुसार विल और सेल का भी प्रयोग, डू और डज का भी प्रयोग कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव बन जाएगा, अर्थात अगर इसमें नॉट होगा तो नॉट हट जाएगा, और अगर नॉट नहीं होगा तो लग जाएगा। वाक्य देखिए इसमें मतलब ये हो जाएगा ही इज सो फैट दैट। देखिए हमने कहा इस टू को हटा करके सो करिए, इस टू को हटा करके दैट करिए, तो यहाँ हो गया ही इज सो फैट दैट। फिर सब्जेक्ट लिखना होगा जो यहाँ होगा। अगर यहाँ पर कोई नाउन होता, नाम होता, तो उसका हम प्रोनाउन लिख देते सब्जेक्टिव केस में, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ प्रोनाउन ले लिखेंगे ही। और देखिए चूंकि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कैन। और हमने कहा अगर नकारात्मक नॉट होगा तो हटेगा, नॉट नहीं है तो लग जाएगा, तो यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए, कैन नॉट, ठीक वही हो जाएगा सिर्फ प्रॉपरली। मतलब ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। अर्थ भी देख लीजिए कि कैसे अर्थ नहीं बदला। आपका जो पहला टू वाला वाक्य है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, मतलब वो बैठने में बहुत मोटा है, वो बैठने में बहुत मोटा है। तो इसको जब हम चेंज किए तो ये कहा दिए कि ही इज सो फैट, वो इतना मोटा है, दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, कि वो सही ढंग से नहीं बैठ सकता। अर्थ वही हुआ कि बैठने में बहुत मोटा, इसका मतलब ये कि वो बैठ नहीं सकता ढंग से। तो ये हो गया, यहाँ से पहुंच गया। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरे को मैंने पास्ट में लिया है इसको कि द लायन वाज टू हंग्री टू हंट। काम वही करना है इसमें, केवल क्या यहाँ पर आपने कैन का प्रयोग किया, ये वाक्य पास्ट में है, तो इसको हम मतलब कुड नॉट कर देंगे, नॉट है नहीं, तो क्या हो जाएगा द लायन वाज सो हंग्री। हंग्री क्यों होगा, ये गलत लिख दिया गया वाक्य,
माफ करिएगा, द लाइन वॉज टू ओल्ड, यहाँ ओल्ड होना चाहिए, द लाइन वॉज टू ओल्ड टू हंट। इसका मतलब ये हुआ कि शेर शिकार करने के लिए बहुत बूढ़ा है, शिकार करने पे बहुत बूढ़ा है। इसका मतलब आप करेंगे कि शेर इतना बूढ़ा है कि वह शिकार नहीं कर सकता था, है नहीं बल्कि था है, तो इतना बूढ़ा था कि शिकार नहीं कर सकता। तो द लाइन वॉज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट हंट। एक बार फिर से देख लीजिए, करना क्या था, अगर वाज है तो आप यहाँ पर कैन नहीं पुट करेंगे, फिर गलती पर गलती हो रही है, ध्यान दीजिए। फिर से देखिए, अगर पास्ट में है तो पुट होगा, तो द लाइन वाज टू की जगह पर सो ओल्ड, इसके बाद सब्जेक्ट आप लाइन, तो लाइन का मतलब यहाँ पर प्रोनाउन लगा दिया ही, और ये नॉट नहीं था, नॉट लगा दिया गया, ही कुड नॉट हंट। तो द लाइन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट हंट। अगला देखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए इधर ऊपर वाले दोनों में आपका नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिया गया, अब इसमें नॉट है, आपको नॉट हटा देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा कि ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, मतलब सभी समस्याओं को हल ना करने के लिए वो बहुत बुद्धिमान है, मतलब वो इतना बुद्धिमान है कि वो सभी समस्याओं का हल कर सकता है। तो इसको क्या करेंगे, he is so intelligent, he is so intelligent that he can solve all the problems। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, यहाँ पर नॉट है, नॉट को हटा दिया गया, बाकी वही टू की जगह पर सो और इसको हटाया तो वहाँ पर दैट। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, वो इतना बुद्धिमान है कि वो सभी समस्याओं को हल कर सकता है। अब ये देखिए, जिसमें केवल आपका एडवर्ब टू ये आता है, केवल एडवर्ब टू, और आपका जो इंफिनिटिव वाला टू होता है टी ओ टू, वो नहीं आता है। इस तरह के वाक्यों को हम दो तरीके से बदल सकते हैं। एक आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली टू की जगह पर, या आप लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ध्यान दीजिए कि जिसमें केवल एडवर्ब टू होगा, केवल एडवर्ब टू वाले के लिए आप एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। एक्सट्रीमली का प्रयोग होगा तो इसको हम टू की जगह पर केवल लिखेंगे एक्सट्रीमली, और अगर आप इसका प्रयोग करेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत अधिक, अत्यधिक, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अर्थ होता है सीमा से परे, सीमा से परे, इसका मतलब भी वही आया, बहुत ज़्यादा। तो देखिए अगर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य बन जाएगा, द वाटर ऑफ गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर, मतलब गंगा का पानी बहुत शुद्ध है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है। या इसी को अगर हम आर अथवा कैसे लिखेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अगर प्रयोग करना है तो हम टू को हटा देंगे और प्योर के बाद यानी वाक्य के अंत में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये है। अब ये रूल इसमें और केवल बचा आपका
वो रूल है कि अगर वाक्य में, यहाँ देखिए, अगर वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर देम आ जाए तो इन्हें क्रमशः आई, वी, ही, दे में बदल देते हैं। देखिए, अगर फार हर होगा, अगर फार हर है, अगर फार हर तो इसे सी में बदलेंगे। ठीक, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर देम आ जाए तो इन्हें क्रमशः, मतलब फॉर मी को आई में, फॉर अस को बी में, फॉर हिम को ही में, फॉर देम को दे में और फॉर हर को सी में बदल देते हैं। इसका उदाहरण देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो देखिए, इसमें भी आया दोनों टू, तो इसमें हमें क्या करना है, इसी फॉर मी को देखिए, इसमें करना फॉर मी, इसको हम आई में बदल देंगे। फॉर अस होता तो हम इसको बी में बदल देते। जैसे देखिए, ये बदल कर लिखेंगे क्या, द ट्री इज सो हाई, वैसे करेंगे पूरा, द ट्री इज सो हाई दैट। अब यही जो आप यहाँ का सब्जेक्ट ले जाते थे, फॉर मी को आप क्यों लिखेंगे आई। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, कैन नॉट क्लाइंब। पूरा वैसे, ये जो था आपका वैसे ही रहेगा। किस नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर आएगा। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो इसका मतलब पूरा जैसे इसको बदले उसी तरह बदला गया, केवल फॉर मी को आई कर दिया गया। यही यहाँ फॉर अस होता तो आई की जगह पर बी कर देते, फॉर हर होता तो यहाँ आई की जगह पर सी कर देते, फॉर देम होता तो उसकी जगह पर दे कर देते। तो इस तरह से आप लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला नियम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिमूविंग टू, एडवर्ब टू। तो टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन करने का पहला नियम पूरा हुआ। और इसको आप लोग ध्यान से बिल्कुल रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल अगर इस टाइप का नहीं पूछता तो दूसरे साल लगभग इसको पूछ लेता है।